नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू CMICS। आज की क्लास में हम पर्यावरण संरक्षण, जिसे भारत के अंतर्गत या भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया है, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पशु, पक्षी, धरातल, सभी रूपों में भारतीय संस्कृति में एक प्रकार से पर्यावरण को पूजा जाता है। यहां पर प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि इस पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन जिस समय भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, उस दौरान भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से पूरी तरह से ये नहीं जुड़ पाया था। संशोधनों के माध्यम से आने वाले समय में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात ही भारत सरकार का ध्यान एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण की ओर अग्रसर हुआ। सन 1976 में संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 48A और 51G, इन दोनों में एक प्रकार से सरकार को यहां पर पर्यावरण संरक्षण का कार्य प्रदान होता है, जबकि आर्टिकल 51AG जो है, वहां पर नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वो एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु किस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, उन्हें हम यहां पर समझते हैं। लेकिन भारत के अंतर्गत प्रमुख अधिनियम जो एक प्रकार से पर्यावरण से संबंधित है, उसमें सर्वप्रथम जो अधिनियम हमें देखने को मिलता है वो है जल प्रदूषण तथा नियंत्रण उपकार नियम। और कब आया है ये? 1977 में, 1977 के समय में। दूसरा, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम। यह अधिनियम अगर देखें तो यह आया था 1981 में। वहीं पर परिसंकट अपशिष्ट नियम जो है वो लाया गया सन 2008 में। यह हमने एक प्रकार से पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम जो हैं उनको देखा है। मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पर्यावरण निवारण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, किसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए? पर्यावरण निवारण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का जो है, इसके अंतर्गत 23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश में राज्य जल प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। और ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड का मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत एक प्रकार से स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास जारी किए हुए हैं। हाल ही में कुछ समय पूर्व ही मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम के द्वारा जो राज्य में जो मकान बनते हैं, जो नए मकानों का निर्माण है, उन मकानों के निर्माण में एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो स्वच्छ जल का उपयोग किया जाता है, उस जल के उपयोग पर रोक लगाई गई ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। क्यों लगाई गई? क्योंकि उसके अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? तो पुनः चक्रण, रिसाइकल।
ठीक है, उसके माध्यम से हम एक प्रकार से जो है वो दूसरे जल का उपयोग वहां पर भवन निर्माण के लिए किया जाएगा। दूसरा प्रयास राज्य स्तर पर जो जारी है वो प्रयास किया गया था 2017 में, और प्रयास क्या है कि मध्य प्रदेश जैव अनाशालय अवशिष्ट नियंत्रण अधिनियम आया 2004 में, और इस 2004 के अधिनियम की धारा 3 में ये शक्तियां प्रदान की गई है कि एक प्रकार से जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु जैव अनाशालय अवशिष्ट के अंतर्गत नियम बना सके, उन्हीं शक्तियों के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन पर और विक्रय पर 24 अप्रैल 2017 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। क्योंकि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं वो एक ऐसी चीज है जो आसानी से नष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण के लिए अत्यंत ही हानिकारक है वो, और उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण के अंतर्गत जो रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें काफी ज्यादा मात्रा में उससे नुकसान भी पहुंचता है, जिससे कि हमें अनेकों प्रकार के परिवर्तन इस पर्यावरण में देखने को मिलते हैं। और इस ओर राज्य सरकार का ध्यान गया, और राज्य सरकार ने क्या किया कि 2017 से पूर्ण रूप से एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया किस पे, प्लास्टिक की थैलियों पर। राज्य सरकार द्वारा अगला कदम जो उठाया गया वो ये था कि 26 मई 2004 को मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो झीलें हैं उन झीलों के संरक्षण हेतु एक प्रकार से झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया। किसने किया? मध्य प्रदेश राज्य ने किया। कब किया? तो 2004 में किया है। ठीक है, तो झीलों के लिए एक प्रकार से उनकी रक्षा कैसी की जाए, इस हेतु हमने एक प्रकार से प्राधिकरण का गठन कर दिया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार का अगला कदम क्या? तो पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की स्थापना 5 जून 1981 को आवास एवं पर्यावरण वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था के रूप में की गई। क्यों की गई? क्या कार्य कर रही है? तो यह कार्य ये कर रही है कि पर्यावरण से संबंधित परामर्शी कार्य करती है। यह पर्यावरण के क्षेत्र में विकास एवं संस्थाओं के उत्थान के रूप में इसके द्वारा एक प्रकार से कार्य किया जाता है ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। वहीं पर रामसर आर्द्र भूमि समझौता के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय रामसर समझौता जो है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, अधिकांश लोगों को, उस रामसर आर्द्र भूमि समझौते के अंतर्गत राजा भोज झील, और ये राजा भोज झील अगर देखें तो ये कहां पर आती है? आपकी भोपाल में। ठीक है, इसे एक प्रकार से 2002 में इस आर्द्र भूमि की सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं हम यहां पर जैव आरक्षित क्षेत्रों की। बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। मतलब इनका जो गठन किया जाता है या इन्हें जो बनाया जाता है वो किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है? जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा हेतु जैव आरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया जाता है या घोषित किए जाते हैं, और अक्सर आर्थिक उपयोग के लिए स्थापित बफर जोन
के साथ एक या एक से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों को संरक्षित रखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। यहां पर न केवल वनस्पतियों और जीवों के लिए ही एक प्रकार से संरक्षण का कार्य दिया जाता है, बल्कि उस क्षेत्र में निवास करने वाले मानव समुदायों की रक्षा करना भी एक प्रकार से जैव आरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य होता है। भारत के अंतर्गत वर्तमान समय में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला भारत का जैव आरक्षित क्षेत्र दक्षिण भारत में नीलगिरी, यहां पर अगर देखा जाए तो 1986 में नीलगिरी को भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कौन से वर्ष में? सन 1986 में। जबकि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत वर्तमान समय में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं राज्य के अंतर्गत? 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पचमणी आता है और 3 मार्च 1999 को पचमणी को केंद्र सरकार के द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। सन 2009 में पचमणी को ही यूनेस्को द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यूनेस्को ने इसको कब जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया? मतलब यूनेस्को ने अपनी सूची में कब डाला था? 2009 में। जबकि केंद्र सरकार के द्वारा इसे कब शामिल किया गया? तो 1999 में। राज्य का दूसरा जैव आरक्षित क्षेत्र आता है अचान कमान। अचान कमान कहां पर है? अमरकंटक। तो अचान कमान अमरकंटक में जो है अनूपपुर जिले के अंतर्गत, ये पचमणी होशंगाबाद जिले में आ रहा है और अचान कमान अमरकंटक जो है वो अनूपपुर जिले में आ रहा है। इसे 30 मार्च 2005 को राज्य के अंतर्गत एक प्रकार से केंद्र सरकार ने इसे भी जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। और तीसरा 25 अगस्त 2011 को घोषित किया गया और वो जैव आरक्षित क्षेत्र राज्य में कौन सा है? पन्ना। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के अंतर्गत 18 भारत के जैव आरक्षित क्षेत्रों में से कितने शामिल हैं? 3 शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में, ये समझिए सबसे पहले तो। और इस जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा है कौन सी? 37। कौन सी धारा है? 37 है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 और राज्य जैव विविधता अधिनियम 2004 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में 2 जैव विविधता विरासत स्थल बनाए गए। कितने? 2। समझ रहे हो ना? जिसमें सबसे पहला पातालकोट कहां पर है? छिंदवाड़ा। यह मध्य प्रदेश में पहला जैव विविधता विरासत स्थल। जबकि दूसरा नरो पहाड़, यह कहां पर है? सतना में। यह कहां पर आता है आपका? सतना में। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में राज्य के अंतर्गत 2 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। छिंदवाड़ा के अंतर्गत पातालकोट क्षेत्र में मध्य प्रदेश की एक जनजाति यहां पर निवास करती है। उस जनजाति का एक समूह यहां पर निवास करता है, जिस जनजाति का नाम है भारिया जनजाति, जो आज भी आदि मानवों की तरह वर्तमान समय में भी अपना उसी प्रकार से जीवन यापन करने में लगी हुई है। तो यहां पर आज की क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान, साथ ही जैव विविधता स्थल
जियो आरक्षित क्षेत्र, इनके बारे में हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। ये हमारा पर्यावरण का भाग 1 है जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको जारी निरंतर रूप से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।